बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर अब्बास हेयर। हमने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो इनिशियली है हमने जीन क्लोनिंग के बारे में देखा और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक हमारे पास क्या चीज़ होती है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, और दूसरा हमारे पास है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने उसके बारे में जो उसके बेसिक स्टेप्स हैं या किस तरीके से हम एक डीएनए को रिकम्बिनेंट बनाते हैं, फिर उसकी मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सारा हमने देखा भी था। तो आज हम उसको थोड़ा सा मज़ीद आगे लेके चलते हैं, जो कि थोड़ी सी चीज़ें उसमें लास्ट में हमारी रह गई थी। तो हमने कहा था जी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एक्सप्रेशन है रिकम्बिनेंट डीएनए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हमने कहा जी फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक वेक्टर को लिया था और एक हमारा जो अपना जो जीनोम था या सेल था हमने उसको लिया। दोनों को हमने क्या किया कि हमने डाइजेस्ट करवाया। सबसे पहले क्या किया, हमने वेक्टर डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई किए, जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहा था, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा था। और उसमें हमने क्या किया कि जो हमारा वेक्टर डीएनए वो डाइजेस्ट हुआ और उसमें जो एक जीन था वहां से वो एलिमिनेट हो गया, जिसके नतीजे में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और उसके नतीजे में फिर हमने क्या किया कि हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको कट किया, आइसोलेट किया, और फिर हमने फिर क्या किया था, हमने लाइगेशन की, जिसमें हमने क्या किया कि हमने जब हमने कट किया, डाइजेस्ट किया, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया था। जब हमने उसको ज्वाइन करना है तो हमने लाइगेज एंजाइम को यूज करना है। तो लाइगेज का मतलब मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि इसका मतलब क्या है, ज्वाइन टुगेदर, जब दो चीजों को आपस में ज्वाइन करना है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हुए हम दो मुख्तलिफ तरह के जो जीनोमिक सेगमेंट्स होते हैं उनको हमने एक जगह मिलाना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइगेज यूज करते हैं, जो कि क्या करेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और आपके पास जो पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो अरेंज हो जाएगा और आपके पास जो एक डीएनए होता है वो रिकम्बिनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होती है कि हम उसकी जो आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम, कि हम एक्सप्रेशन सिस्टम में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, एक्सप्रेशन सिस्टम में लेके, और एक्सप्रेशन सिस्टम के लिए हमने कहा था कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे जो कि उसको एक्सप्रेस कराने में हमारी हेल्प करे, और उसके लिए हमने कहा था कि क्या चीज है, ई कोलाई है। तो उसको हमने क्या किया कि रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या करना है, ई कोलाई में इंड्यूस करवाना है, और वो जो बैक्टीरिया है वो उसको अपटेक कैसे करेगा। हम एक ही मीडियम लेंगे जिसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी कि हम प्लाज्मिड भी है जिसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंड्यूस किया हुआ है, और दूसरा हम बैक्टीरिया भी उसमें ऐड करेंगे। तो एक जो आपके बुक में इंक्लूडेड है कि हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स होती हैं वहाँ पे पोर्स क्रिएट होते हैं। तो उसकी जब हम मिक्सिंग करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है। दूसरी आपके पास क्या चीज़ होती है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक भी, यानी हम एक इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, करंट को पास कर सकते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती हैं वो थोड़ी सी आपके पास क्या होंगी कि वो हल्की हो जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए को अपटेक कर लेगा। तो जो डीएनए है हमने किया वो रिकम्बिनेंट था, और जो हमारा बैक्टीरिया यूज किया वो हमारा एक एक्सप्रेशन सिस्टम है। नेक्स्ट आपके पास आ गई कि हम अब क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन। हम देखेंगे कि कौन से बैक्टीरिया हैं या कौन सा हमारा जो सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हुए और कौन से नहीं हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम जो मीडियम लिया होगा वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स को ऐड करेंगे। तो आपने पहली चीज़ पढ़ी है कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की है, प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड का फंक्शन मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि आपके पास क्या चीज़ है कि आपने जब वायरस के केस में पढ़ा था तो आपने कहा था कि जो कॉन्जुगेशन होती है, बैक्टीरिया के केस में आपने पढ़ा था कि जो आपके पास कॉन्जुगेशन होती है वो उस प्लाज्मिड की वजह से होती है, दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होती है वो भी इस प्लाज्मिड की वजह से होती है। तो अब प्लाज्मिड ही तो हमारा रिकम्बिनेंट हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा कि जब हम एंटीबायोटिक डालेंगे तो जिस बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को अपटेक कर ली है उसमें क्या चीज होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी, जिसके नतीजे में वो डेड नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो सर्वाइव कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और जो अनट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, एंटीबायोटिक के केस में जब हमने उस पर अप्लाई किया तो वो सारे डेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या चीज होगी, आइडेंटिफिकेशन होती है। हाई लेवल पे हम ऑटो रेडियोग्राफी भी कर सकते हैं, हमारे पास फ्लोरेसेंट डाइज भी होती हैं कि हम मतलब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो बेसिस होती हैं हम उसको
फ्लोरेसेंट डाई कोई ऐड कर लें, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स तक यही है कि हम क्या करेंगे, हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे और वो आपके पास क्या करेगी कि एंटीबायोटिक्स के नतीजे में जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होंगे वो सारे आपके पास बच जाएंगे और जो अनट्रांसफॉर्म होंगे वो सारे डेड हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ ली कि जब हम एक सेल की बहुत ज़्यादा कॉलोनीज बनाना चाहेंगे तो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। दूसरी हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या चीज़, जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिएक्शन आपके पास कोई भी चीज़ होगी जिसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्टिविटी हो रही है और उसमें क्या होगा, चेन का मतलब है कि एक चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो, सीरीज में होती हो। और दूसरा पॉलीमरेज, आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज को हम यूज़ करते हैं जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो डीएनए होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब यही है कि एक सीरीज में डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज जो होंगी आपको वो प्रिपेयर करके दे देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिक डेफिनेशन देखें, हमने कहा जी फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ सिंगल जीन, कि एक जीन की जब हमने मिलियंस की तादाद में कॉपीज को बनाना है तो हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 1983 में कैरी बी मोलिस, ये साइंटिस्ट था जिसने क्या किया कि ये टेक्निक को डिवाइस किया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को। तो अब इसमें देखें सबसे पहले कि हमारे पास जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो आपके पास थोड़ी सी, एक तो उसकी हैंडलिंग और जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। तो ये जब आपके पास एक टेक्निक ऐसी डेवलप होगी है तो उसमें समझें कि सबसे पहले क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक है कि जिसमें आपके पास कम टाइम में बहुत ज़्यादा कॉपीज़ आप तैयार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एक और मकसद भी या एक और फ़ायदा भी ये है कि ये इन विट्रो टेक्निक है। हमारे पास दो तरह के लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक होता है इन वीवो और एक होता है इन विट्रो। इन वीवो जब कोई भी काम हम किसी लिविंग बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं इन वीवो। फॉर एग्जांपल जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तो वो एक इन वीवो टेक्निक है जिसमें हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया और उसके नतीजे में क्या किया कि हमने उसको मॉडिफाई किया, अपने जो मर्जी के जीन थे उनको एक्सप्रेस करवाया और फिर हमने उसकी आइसोलेशन की, प्यूरिफिकेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इन विट्रो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री टेक्निक है जो कि आउटसाइड द लिविंग बॉडी जो भी टेक्निक होती है उसको इन विट्रो कहते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपका एक इंटैक्ट सिस्टम है कि जो इन वीवो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो भी डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। तो इस पीसीआर में भी हम क्या करते हैं, हम पॉलीमरेज को ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो किसी लिविंग बॉडी में नहीं हो रहा, वो एक लेबॉर्ट्री टेक्निक में यूज़ हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, टेम्पलेट डीएनए। क्योंकि टेम्पलेट डीएनए होगा तो उसकी कॉपीज जो होती हैं वही हम तैयार करेंगे। तो इसलिए आपके पास जो डीएनए होता है उसकी एक कॉपी इनिशियली ज़रूर होती है, जिसको आपने क्या पेरेंट स्ट्रैंड भी कहा था जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए जो होगा सबसे पहले कंपोनेंट में वो आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास डीएनटीपीज आ जाती हैं, डीऑक्सी नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट, जो कि हम आगे नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्राइमर्स, क्योंकि प्राइमर्स भी बहुत ज़रूरी होंगे क्योंकि प्राइमर ही वो सीक्वेंस होता है जो कि पॉलीमरेज को अटैच करता है डीएनए की किसी भी साइट के ऊपर। और यहाँ पे जो पॉलीमरेज हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। इसका नाम टैग क्यों है वो हम उसकी डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले हमने कहा जी टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए कौन सा होता है, द डीएनए विच इज़ टू बी क्लोन, जिसकी हम जैसे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लफ्ज़ यूज़ किया था कि हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जिसको हमने सेलेक्ट किया और उसकी हम बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है कि जो टेम्पलेट डीएनए है वो डीएनए जिसकी हम बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को तैयार करना चाहते हैं। क्लोन हमने यही कहा था ना कि कोई भी चीज़ है जिसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ चाह रहे हैं। तो हमने स्टार्ट में ही कहा मिलियंस ऑफ कॉपी हमें जब चाहिए होंगी, तो जिस डीएनए को हमने क्लोन करना है उसको कहते हैं टेम्पलेट डीएनए। नेक्स्ट आपके पास डीएनटीपीज हैं। तो डीएनटीपीज जो होती हैं आपको पता है जी कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करते हैं क्योंकि यही वो रॉ मटेरियल है जिससे मिलकर डीएनए बना होता है। तो हमने यहाँ पे डी का लफ्ज़ यूज़ किया डीऑक्सी, क्योंकि आपको पता है हम डीएनए की कॉपीज तैयार कर रहे हैं। तो डीएनए में जो आपके पास राइबोज शुगर होती है वो डीऑक्सी होती है, उसमें सेकंड के ऊपर भी आपको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो मौजूद नहीं होता, वहाँ पे भी हाइड्रोजन ही मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपके पास अब आपको पता है
कि जो बेसिस होती हैं वो 4 तरह की हमने पढ़ी हुई हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे भी आपके पास उतनी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल DATP, तो ये आपके पास क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर आपके पास डाइऑक्सी है, तो ये आपके पास थाइमीन ट्राइफॉस्फेट है, फिर गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और फिर साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्योंकि आपको पता है यही वो 4 बेसिक नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि यूज़ होती हैं डीएनए की पॉलीमराइजेशन में। तो ये रॉ मटेरियल है जिन्होंने हमारा क्या करना है, हमारे डीएनए को सिंथेसाइज करना है या उसकी कॉपीज़ को तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्राइमर। प्राइमर आपके पास क्या चीज़ होती है कि प्राइमर आपके पास नॉर्मली 15 से 25 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जो कि क्या करता है कि एक डॉकिंग साइट क्रिएट करता है डीएनए के ऊपर, और हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो फिर आके वहाँ पे बाइंड करता है, और जो नेक्स्ट ऑन कहीं सीक्वेंस होता है उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ वो फिर तैयार करना शुरू कर देता है और पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्राइमर्स हैं उनके 2 सेट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरे को कहते हैं रिवर्स प्राइमर। जब आपने एक रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो उसमें आपने कहा था कि एक हमारे पास जो रेप्लिकेशन होती है वो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होती है, और एक आपके पास अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होती है। तो जो आपके पास फॉरवर्ड होता है इसका मतलब है कि वो ऑन गोइंग है, और ये आपके पास रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो हम जब उसकी डायग्राम देखेंगे हम उसकी एक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे हो रहे हैं। तो एक आपके पास क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और एक आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है आपको पता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो एक जो स्ट्रैंड होगा उसमें क्या होगा, एक प्राइमर होगा दूसरे में दूसरा, लेकिन जो उनका ऑर्डर होगा वो रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों आपके पास, आपको पता है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अगर वो पैरेलल ही होते, दोनों एक जैसे ही होते, दोनों का सीक्वेंस सेम होता, तो फिर एक फॉरवर्ड या मतलब हम उसमें फॉरवर्ड रिवर्स का लफ्ज यूज ना करते। अब क्योंकि यहाँ पे एक 5 to 3 और एक 3 to 5 है, तो दोनों में जो डायरेक्शन होती है वो इस वजह से फॉरवर्ड और रिवर्स का हम लफ्ज यूज करते हैं। तो क्योंकि दोनों जो स्टैंड होते हैं वो टेम्पलेट का काम करते हैं, दोनों स्टैंड की पॉलीमराइजेशन होनी होती है, उसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड सिंथेसाइज होना होता है, इसलिए आपके पास क्या चीज होती है कि यहाँ पे जो प्राइमर्स होते हैं उनको भी हम 2 ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास प्राइमर के बाद आता है वो आता है जी टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, इसका नाम टैग क्यों है? क्योंकि इसको, ये वो पॉलीमरेज है जिसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है और उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में मौजूद होता है। क्योंकि आगे जो हमने एक मशीन यहाँ पे डिवाइस की हुई है उसका नाम है थर्मोसाइक्लर, उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे ना जब डीएनए होता है तो उसको हाई टेम्परेचर की ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए आपके पास जो टैग पॉलीमरेज है या जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो वाला डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके और वो डीनेचर ना हो जाए। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन जब आप हद से ज़्यादा टेम्परेचर को करेंगे तो आपके पास क्या होता है कि जो आपका एंजाइम होता है उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है वो ओपन हो जाती है, वो डीनेचर हो जाता है, फिर वो कैटालिसिस नहीं करवा सकता। तो इसलिए आपके पास क्या है कि हमने टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये टेम्परेचर टॉलरेंट है, यानी ये टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। कई बार एग्जामिनर ये सवाल पूछते हैं और बोर्ड में भी ये चीज़ पूछी गई है कि हम जो टैग पॉलीमरेज यूज़ कर रहे हैं इसके बजाय हमने ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज़ किया? तो सिंपल आंसर ये है बच्चे कि आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि हम 94 तक हम जो टेम्परेचर देंगे, आप आगे देखेंगे टेम्परेचर चेंजेस, तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है वो हमारा जो जिनोम है या हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम ये इसको बढ़ा के 39 पे ले जाएं तो हमारे सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो वो फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके पास क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे हमने इस टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग्स में ही मौजूद है और इसका हैबिटेट ही ऐसा है कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके और पॉलीमराइजेशन भी करवा सके। नेक्स्ट हमारे पास वो ऑपरेटर्स आ जाता है जहाँ पे हमने पीसीआर करना है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोसाइक्लर। और थर्मोसाइक्लर का काम क्या होता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइकिल्स को। साइकिल्स आपके पास एक टेम्परेचर की सीक्वेंस होगा, चेंजेस होती हैं, उसको हम साइकिल कहते हैं। तो थर्मो का मतलब है हीट, तो मतलब बहुत ज़्यादा रैपिडेटली आपके पास क्या होगा कि टेम्परेचर चेंजेस आ
आती हैं और उसके नतीजे में आपके पास क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे उसके जो कंपोनेंट्स देखें कि हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, उसमें सिंपल आपके पास पीसीआर ट्यूब्स होती हैं जिसमें सारा मिक्सचर मौजूद होता है, हम उसमें बफर भी यूज़ करते हैं, डीएनटीपीज भी मौजूद होती हैं, प्राइमर भी मौजूद होता है, पॉलीमरेज भी मौजूद होता है। तो फिर हम उसकी एक टाइमिंग सेट कर देते हैं और उस टाइमिंग के बाद फिर क्या होता है कि जब हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉपीज़ तैयार होती हैं। और फिर उसके बाद हम पीसीआर के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो बैंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है जिसके नतीजे में हम कोई भी अपनी मर्जी का जो जीन होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सीक्वेंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि पीसीआर हो रहा है, हमें पता चल गया कि जब हम एक किसी डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को तैयार करना चाह रहे हैं, तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा कि उसका मैकेनिज्म क्या है कि ये जो थर्मोसाइक्लर है इसमें रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमने थर्मोसाइक्लर का लफ्ज़ यूज़ किया था कि वो ऑपरेटर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं और टेम्परेचर चेंजेस हो रही हैं। तो हम यहाँ पे साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ 20 to 40 रिपीटेड टेम्परेचर चेंजेस, कि जब आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उनकी सीरीज होंगी 20 to 40, तो इसको हम कहते हैं साइकिल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिल जो होते हैं वो रिपीट होंगे और उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास एक डीएनए जो होगा उसकी बहुत ज़्यादा कापीज बन जाएंगी। हम इस पूरे साइकिल को क्या कहते हैं जी, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल। जो थर्मोसाइक्लर में जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं उसको हम कहते हैं पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल। तो ये कहाँ पे हो रहा है, थर्मोसाइक्लर में। सबसे पहला स्टेप कौन सा है जी, सबसे पहले स्टेप है जी आपके पास डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन आपके पास क्या होती है, सबसे पहली बात हमने डीनेचर करना है डीएनए को। आपको पता है डीएनए में आपके पास सुपर कॉइलिंग होती है, वो डबल स्ट्रैंडेड है, वो डबल हेलिक्स की फॉर्म है। आपको याद होगा वाटसन और क्रिक का मॉडल। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी नेचर को चेंज करना है। तो नेचर को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि हम सेटिंग करते हैं थर्मोसाइक्लर के ऊपर कि हम आपके पास 1 मिनट के लिए सेट करेंगे 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये वो टेम्परेचर होगा जिसमें आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपके पास देखें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये उसकी नेचर है। जब वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया तो ये वो डीनेचर हो गया। तो उसके नतीजे में क्या होगा, जब सिंगल स्ट्रैंड हो गया तो अब जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में सेपरेट हो गए और उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एज अ टेम्पलेट काम करेंगे और दोनों की फिर आपके पास पॉलीमराइजेशन होगी और हमारे पास नए स्ट्रैंड अपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास पहला स्टेप है डीनेचुरेशन और दूसरा आपके पास प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग को कहते हैं कि ये वो स्टेप है जब आपके पास प्राइमर जो होते हैं वो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड कर लेंगे। तो उसमें हमें पता है कि हम यहाँ पे कौन से यूज़ करेंगे, एक हम फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स प्राइमर दोनों यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे डायग्राम में भी पढ़ने लगे हैं। जो कि आपको पता है कि टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जो आपके पास पॉलीमराइजेशन होती है, सेम वही हम यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ फर्क इस चीज़ का है कि ये एक इन विट्रो टेक्निक है और जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो एक इन विवो टेक्निक है और वो लिविंग बॉडी में हो रही होती है। प्राइमरी एनीलिंग के लिए क्या होता है कि हम 2 मिनट सेट करते हैं कितने पे, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। तो 54 देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या था 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 94 से हम लेके आए उसे 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो ये वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर क्या होगा कि आपके जो प्राइमर होते हैं वो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर बाइंड कर लेंगे। जब प्राइमर वहां पे बाइंड कर गए तो उसके बाद क्या होगा कि डॉकिंग साइट क्रिएट होती है, अटैचमेंट साइट क्रिएट होती है आपके डीएनए पॉलीमरेज के लिए। और फिर जो डीएनए पॉलीमरेज होगा नेक्स्ट ऑन गोइंग सीक्वेंस जितना भी होगा उसकी वो पॉलीमराइजेशन करके आपको कंप्लीमेंट्री स्टैंड भी सिंथेसाइज करके दे देगा। अब आपके पास यहाँ पे एक बात आती है कि टेम्परेचर की डिपेंडेंस होती है। नॉर्मली यहाँ पे मैंने 54 लिखा है, ये 50 से 60 के दरमियान होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी लेंथ के ऊपर और दूसरा उसके सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है। एक जो प्राइमर होता है उसकी जितने ज़्यादा उसमें जीसी बेस पर ज़्यादा होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखते हैं कि हमने कहा था कि हम 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, लेकिन अगर जीसी बेस पे जितने ज़्यादा हैं तो वो प्राइमर उतना ज़्यादा स्टेबल है, जितना ज़्यादा स्टेबल है तो वो टेम्परेचर को बियर करने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए आपके पास जो टेम्परेचर वेरिएशन होती हैं वो आ जाती हैं प्राइमर की लेंथ के ऊपर। जितना छोटा होगा डेफिनेटली उसको कम टेम्परेचर चाहिए, जितने जीसी बेस पर ज़्यादा होंगे उतना उसका हाई टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है कि जीसी आपको पता है ग्वानियोसिन और साइटोसिन जो होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन, उसमें आपके पास ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसके नतीजे में उस बॉन्ड की जो आपके पास एफिशिएंसी होती है या जो एनर्जी कंटेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको टेम्परेचर भी फिर ज़्यादा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होगा कि एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन।
एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगी कि जब आपके पास प्राइमर एनील हो गए, प्राइमर सीक्वेंस के ऊपर जब बाइंड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन होती है जब आपने जो रेप्लिकेशन पढ़ी उसमें क्या होता है कि जो प्राइमर होते हैं वो डॉकिंग साइट क्रिएट करते हैं, अटैचमेंट साइट क्रिएट करते हैं, किस चीज के लिए? डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, अब यहाँ पे कौन सा है? टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हमने क्या किया हुआ है? थर्मस एक्वाटिकस से यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एक और साइकिल देखें कि यहाँ पे हमने चेंज की, और कौन सी चेंज की कि यहाँ पे आप देखें पहले 94 था, फिर हम 54 पे आए। अब जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है ये कब कौन से टेम्परेचर पे होगी? ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, और वो आपके पास कितने मिनट के लिए होगी? वो सिर्फ 1 मिनट के लिए होगी। जब आपके पास ये तीनों स्टेप्स हो चुके होते हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, तो उसके नतीजे में क्या होगा? आपके पास जो एक साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और उस एक साइकिल के नतीजे में क्या होता है कि जो आपका एक डीएनए है वो 2 नए डीएनए में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो एक साइकिल आप देखें कि आपके पास नॉर्मली 4 to 6 मिनट भी रिक्वायर करता है। तो आपके पास थर्मोसाइक्लर या पीसीआर वो चीज़ होती है कि जिसमें आप 5 मिनट में 4 से 6, यानी उसका एवरेज 5 ले लें, तो 5 मिनट में आपके पास क्या होता है कि एक जो डीएनए होता है वो 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इसको कहते हैं हम, आपके पास 1 डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। पॉलीमराइजेशन में एक चीज आपको याद आएगी कि जब हमने कहा था कि जब डीएनए पॉलीमरेज है तो ये अपना काम कैसे करता है, हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे हमने कहा था कि डीएनटीपीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज होगी कि सारी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं ये यहाँ पे मौजूद होंगे उसी मिक्सचर में। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना होता है कि इसने पॉलीमराइजेशन करनी है, उनके दरमियान जो आपके पास शुगर फास्फेट बैकबोन होती है वो सारी बनानी है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, और उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास, आपको पता है कि जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। तो डीएनए एक पॉलीमर है, और किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जो पॉलीमराइजेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखें, एक डायग्राम्स के थ्रू हम इन सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास ये आपको 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं डीएनए के, यहाँ पे 5 to 3 है, और उसका दूसरा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड 3 to 5 है। और ये देखें दोनों की आपस में बॉन्डिंग भी शो की हुई है कि अभी ये इसकी नेचर है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से प्रोवाइड किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि ये डीनेचर हो गया। डीनेचर होने के बाद फिर क्या हुआ कि ये देखें आपके पास जो ये अपर स्ट्रैंड है ये अलग हो गया, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ये अलग हो गया। तो इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन, कि देखा आपने कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आपके पास होती है डीनेचुरेशन। नेक्स्ट आपको पता है कि हमने टेम्परेचर कितना दिया था? 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उस 54 पे क्या होता है ये देखें, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एज अ टेम्पलेट काम करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज है कि ये प्राइमर 1 है और यहाँ पे प्राइमर 2 है। तो ये दोनों प्राइमर जो होंगे ये आपके पास यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। तो प्राइमर की अटैचमेंट जब आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर होती है तो इसी को हम कहते हैं एनीलिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज हुई? एनीलिंग होगी। नेक्स्ट, जब आपको पता है कि जब आपके पास प्राइमर यहाँ पे बाइंडिंग हो चुकी है तो प्राइमर ही क्या करेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसकी यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे, और फिर आपके पास क्या होगा? ये देखें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड प्राइमर है, और ये आपके पास रिवर्स प्राइमर है, क्योंकि ये इस स्टैंड से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास डीएनए पॉलीमरेज जो होगा ये क्या करेगा? ये पॉलीमराइजेशन करेगा, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और एक जो आप देखें प्राइमर यहाँ पे बाइंड किया हुआ है, तो जब यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज उसकी सिंथेसिस करेगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन को दूसरा नाम हमने क्या दिया है? पॉलीमराइजेशन। अब देखें आपके पास जब एक ये टेम्पलेट था, एक ये टेम्पलेट था, जब इसका कम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुआ, इसका कम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुआ, फिर उसके बाद उसी तरीके से आपके पास दोनों इस जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और आपके पास जो एक डीएनए था यहाँ पे वो 2 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये आपके पास एक जो टिपिकल पीसीआर है ये उसका मैकेनिज्म है। अब ये पीसीआर क्यों ज़रूरी है, ये हम क्यों करते हैं? ये आजकल बायोलॉजिकल साइंसेज जितनी भी हैं या मेडिकल साइंसेज, उसमें आप देखें सबसे पहले किसी भी इन्फेक्शन को जब हमने लोकेट करना है कि इन्फेक्शन है या नहीं, तो हम उस पर लफ्ज़ यूज़ करते हैं पीसीआर पॉजिटिव है, पीसीआर नेगेटिव है। आजकल कोरोना के डेज में देखें, अब ये पीसीआर एक सिंपल मशीन है, लेकिन इसमें भी आपके पास ग्रेडियंट पीसीआर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे पास अब आरटी-पीसीआर भी आ चुका है, रियल टाइम पीसीआर। तो वो आपके पास उसने बिल्कुल पीसीआर को भी समझने के रेवोल्यूशनाइज कर दी है कि हम जहाँ पे भी चाहते हैं, अब हमारे पास थर्मोसाइक्लर है ना,
तो हम ये इन स्टेप्स को जो हमने लिखे हैं हम इनको कहीं पे स्टॉप नहीं कर सकते। जब हमने टाइमिंग सेट किया तो वो ओके है, वहीं पे ही होगा। जब पूरा साइकिल होगा तो तभी हम अपने डीएनए को, या हम जो लोकलाइजेशन होती है या विजुअलाइजेशन होती है वो हम वहीं पे देखेंगे जब पूरा उसने अपने पास पॉलीमराइजेशन कर दी। तो रियल टाइम का मतलब है कि हम अगर उसको कहीं पे भी स्टॉप करना चाहें या देखना चाहें कि कितने हमारे डीएनए बन चुके हैं, तो उसके लिए हम रियल टाइम पीसीआर भी यूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये पीसीआर है, इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है। सबसे पहले स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका फोरेंसिक साइंसेज और दूसरी वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इनके साथ बड़ा क्लोज एसोसिएशन है। अभी देखें हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को प्रिपेयर करते हैं और फिर उनका आगे नेक्स्ट एक्शन होता है। तो जब कॉपीज़ तैयार करेंगे तो हम किसी ऑर्गेनिज्म को तो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास लेबॉरेटरी टेक्निक होगी और वहाँ पे हम पीसीआर ही करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फिर आगे कौन से फायदे होंगे। फॉर एग्जांपल हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल रेप के केसेस होते हैं और वहाँ पे कुछ बंदों को पेश किया जाता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए की आइसोलेशन करते हैं और वहाँ से फिर हम उसकी पीसीआर बहुत ज़्यादा कॉपीज़ करते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अगर वो बैंड्स मैच करते हैं तो हम क्राइम को पकड़ लेते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या चीज़ होती है कि हम अगर किसी बच्चे की पैटर्निटी को या उसकी वल्दियत को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हमें पता है कि अब जो एक बच्चा होता है उसमें जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। एक स्टैंड जो होता है वो उसकी मदर का होता है और एक स्टैंड जो होता है उसकी फादर का होता है। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज तैयार की, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की, आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम क्या होता है विजुअलाइजेशन करते हैं कि एक स्टैंड तो उसका मदर से है, दूसरा स्टैंड जिसके साथ फिर आइडेंटिफाई होगा डेफिनेटली वही उसका फादर भी होगा। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज, ड्रग डिलीवरी, उसमें आपके पास जो पीसीआर है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपके पास था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे, जैसे हमने कहा था कि हमारा टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर, तो हम उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। बाकी आपसे अगर कोई पूछे कि उसके स्टेप्स कौन से हैं तो वो आपको पता है, हमने स्टेप्स अलग अलग लिखे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। कोई कंपोनेंट्स पूछे हमें वो पता है। मैकेनिज्म अगर किसी चीज़ का पूछता है, फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, तो हमने क्लियर कट हमने डीनेचुरेशन, एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन, पॉलीमराइजेशन, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जी कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जब वो आपको पता है कि जब वो कट लगाएंगे या डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को, तो आपके पास दो तरह के एंड्स क्रिएट होते हैं। एक को आपने कहा था स्टिकी एंड, दूसरे को आपने कहा था ब्लंट एंड। तो जो स्टिकी एंड्स होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये मोर प्रेफरेबल क्यों है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो इसके बारे में आपने सोचना भी है। तो सबसे पहली बात कि जो स्टिकी एंड होते हैं उसमें देखें कि आपको कहा था कि हमने सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग भी प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो आपके पास क्या चीज़ होती है कि ये वाली जो बेसिस हैं ये एक्सपोज है ना, तो इनके साथ जो लाइगेशन होती है उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बजाय इसके कि देखें यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है कि ये बिल्कुल जैसे ब्लंट एंड है, तो यहाँ पे तो कोई स्पेस ही क्रिएट नहीं है, तो यहाँ से अटैचमेंट होना बहुत मुश्किल होती है। बजाय इसके कि अगर आपके पास ऐसे सीक्वेंस एक्सपोज है तो वहाँ पे जो बाइंडिंग होती है ये ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और उसमें स्टिकी एंड क्रिएट हुए हैं तो उसका रिकम्बिनेंट होने का, या जो हमने कहा था ना कि आइसोलेशन या आइडेंटिफिकेशन जो हो जाती है रिकम्बिनेंट डीएनए की, तो वहाँ पे आपके पास जो चांसेस होते हैं स्टिकी एंड के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सरफेस होती है वो एक्सपोज होती है और उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो यानी उस वक्त एक्टिव हुए होते हैं कि किसी तरीके से वो अपने कंप्लीमेंटैरिटी जो बेसिस होते हैं उनके साथ वो बाइंडिंग कर लें और उसी के नतीजे में आपके पास लाइगेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसलिए जो स्टिकी एंड्स होते हैं ये ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। दूसरा फिर आपके पास है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हमने कहा है कि ये फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है या आपके पास ई कोलाई है, तो वहाँ से ही इनको लिया गया। तो ये उनका, अब इनका काम क्या है कि ये डाइजेस्ट करते हैं डीएनए को, तो ये उनके बैक्टीरियल जीनोम को ये डाइजेस्ट क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये है कि क्योंकि वहाँ पे ये अब उसका कंपोनेंट हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ उसके जो बैक्टीरियल जीनोम है या बैक्टीरियल सेल है उसके ये डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो कि कट करते हैं, लाइक मतलब उसको कब करेंगे, जब आपके पास बैक्टीरियोफेज है वो उसको इन्फेक्ट करेगा। तो आपको पता है बैक्टीरियोफेज अब एक डीएनए वायरस है जो कि अपने इन्फेक्शन प्रोसेस में डीएनए को यूज़ करता है। तो ये क्या करेंगे, ये उस डीएनए को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या उसको डाइजेस्ट कर देंगे। तो जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है,
ऑल्दो हमें वो ऑटो इम्यूनिटी भी हो जाती है या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी हो जाता है, लेकिन हम बात करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि किसी भी प्रोटीन जो कि कहाँ से आती है, एंटीजन की फॉर्म में, एक बैक्टीरिया वायरस में, तो वो उसको भी किल करने की सलाहियत रखती है, तो हमारे अपने खिलाफ क्यों नहीं। तो ये हमारा एक डिफेंस सिस्टम है जो कि एक फॉरेन पार्टिकल, एक फॉरेन पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस रखता है। तो इसलिए जो बैक्टीरियल जीनोम है ये उसके डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है और इसलिए उसको ये डाइजेस्ट नहीं करते। और ये तब एक्टिव होते हैं जब आपके पास लाइटिक साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का या लाइसोजीनी होती है, और उस वक्त ये क्या करते हैं कि जो फेज का डीएनए होता है उसको ये डाइजेस्ट करते हैं। दूसरा फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और लाइगेज का डिफरेंस क्या है। बेसिक सी चीज़ है, आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसने कट करना होता है और जो लाइगेज है इसने ग्लू करना होता है, जॉइन करना होता है दो सेगमेंट्स को। तो जब हम कट करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं, जब हम उसको क्या करेंगे, जॉइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसके वक्त क्या होगा, हम लाइगेज यूज़ करेंगे। दूसरा एक और डिफरेंस आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करते हैं कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है उसको क्लीव करते हैं, उसको ये ब्रेक करते हैं, उसको ये डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो लाइगेज होता है इसका काम क्या होता है, ग्लू टुगेदर, तो इसने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। तो ये उनमें बेसिक डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने पीसीआर में जो टैग पॉलीमरेज है उसको क्यों यूज़ किया। तो उसकी वजह क्या है कि हम ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज को क्यों नहीं, ये ह्यूमन डीएनए लिख दिया, ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज है उसको हमने यूज़ क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि हम टैग पॉलीमरेज यूज़ करें। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये हम 39 तक ले जाएं या इससे एक्सीड करें तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ये स्टॉप हो जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये डीनेचर हो जाते हैं। तो जब आपने पीसीआर किया तो यहाँ पर तो आपने क्या किया है कि एक आपने 72, 54, 94, जब इतना हाई टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया तो वहाँ पे ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो फिर फंक्शनल नहीं रहता। इसलिए हमने क्या किया कि पीसीआर में हमें उस पॉलीमरेज की ज़रूरत है जो कि टेम्परेचर टॉलरेंट हो, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया। फिर हमने यूजेस ऑफ पीसीआर मैंने आपको पहले ही बता दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन्फेक्शियस डिजीजेज और फिर ड्रग डिलीवरी, पीसीआर पॉजिटिव नेगेटिव, इन्फेक्शन है नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर हम जब उसकी जीनोमिक लाइब्रेरी एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि जब हम क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हम बायोचिप का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है डेवलप कंट्रीज़ में तो उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस करके एक चिप की फॉर्म में दे देते हैं और वो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कब कब कौन सी डिजीजेज आने वाली हैं, क्योंकि हमारा जीनोम ही तो एक्सप्रेस होता है ना। तो इसलिए आपके पास यूजेस ऑफ पीसीआर में जब आपने उसको एक जीनोमिक लाइब्रेरी बनानी है, बहुत ज़्यादा कॉपीज करनी है, तो पीसीआर का तो काम ही यही है। और दूसरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की निस्बत यहाँ पे पीसीआर ज़्यादा यूज इसलिए है कि हम यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म को, या वो इसमें भी आ सकता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन पीसीआर एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले आप कहेंगे ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए में क्या था कि हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं जीन के, यहाँ पे आपके पास सोर्स एक ही है। यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए में आपने क्या किया कि हमने एक बैक्टीरिया को यूज़ किया और उसको हमने कहा कि ये एक इन विवो टेक्निक है, क्योंकि हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग बॉडी के इनसाइड करते हैं तो उसे कहते हैं इन विवो। आपके पास जो पीसीआर है ये है लेबोरेटरी टेक्निक, और इन विट्रो यहाँ पे हमें किसी किस्म के ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल लेबोरेटरी टेक्निक को यूज़ किया। फिर हमने नेक्स्ट कहा जी वाई प्लाज्मिड इज यूज्ड अबेंडेंटली इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्लाज्मिड को ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है दूसरे किसी भी वेक्टर की निस्बत, उसकी वजह ये है, हमने कहा था कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होगी तो आपके पास क्या होगा कि हमने कहा था कि उसमें एक तो सबसे पहली बात है हम वेक्टर वो यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा हमने कहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हों, और तीसरा हमने कहा था कि मल्टीपल आपके पास उसके पास सेगमेंट्स हों या वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हों जहाँ पे आपको क्या करो कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्लीव करे। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आप यूज़ करें तो ताकि वो कट करके वहाँ पे वो वैकेंसी क्रिएट हो सके जहाँ पे हम अपना जो जीन है उसको हम वहाँ पे लाइगेट कर सकें। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे जो कि आपको लाजमी आने चाहिए थे। तो ठीक है जी, हमारे पास से जो जीन क्लोनिंग है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे जीन सीक्वेंसिंग या डीएनए हमने बना तो लिया, हम उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसे जानेंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।